हाय गाइस, मेरा नाम अनुभव है और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th की साइंस के बारे में। हम आज चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक इस बारे में बात की है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये किस प्रकार से एनिमल और प्लांट्स के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, साथ ही हमने रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में पढ़ा कि बाइसेक्सुअल कैसे होता है। ठीक है, और साथ ही हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। ठीक है, इसके पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अभी हम आधे चैप्टर को आगे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है और ये यहाँ से शुरू होता है कि जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु अर्थात विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हम जानते हैं कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ अंडे देते हैं। तो कहने की बात यह है कि जो जानवर अर्थात जो एनिमल्स सीधे तौर पर बच्चों को जन्म देता है उन्हें विविपैरस कहते हैं अर्थात जरायुज जंतु कहते हैं, और जो अंडों को जन्म देते हैं उन्हें ओविपैरस बोलते हैं अर्थात अंडप्रजक जंतु बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर विविपैरस एनिमल्स के बारे में बात करें तो जैसे ह्यूमन हो गया, मनुष्य हो गया, या फिर पालतू जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। ठीक है, और अगर ओविपैरस के बारे में बात करें जो अंडे देते हैं जैसे मुर्गी हो गई, मेढक हो गया, ठीक है, शुतुरमुर्ग हो गया। ओके, ज़्यादातर पक्षियों के बारे में बात करें तो पक्षी अंडे ही देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल होता है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु गाय, कुत्ता और बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं किए जा सकते क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन होता है कि इनके गर्भाशय में होता था, यूट्रस में इनका अंडे पूर्ण रूप से विकसित होकर बच्चे के रूप में बनते हैं, इसके बाद ये बाहर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिशु से वयस्क तक नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी अर्थात अंडे के फूटने के बाद जो प्राणी निकलता है यह तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से अर्थात बड़ों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे रेशम के कीट का जीवन चक्र आप अगर बात करें तो सबसे पहले जो अंडा होता है वो लार्वा में बदलता है अर्थात लार्वा या फिर उसे इल्ली भी बोलते हैं। इल्ली से ये प्यूपा में चेंज होता है, फिर ये जाकर बड़ा होता है। इसके बारे में हम 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेढक भी बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इसके पूरा मेढक में अंडे से प्रारंभ करने वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाएं चरण का परीक्षण करिए। ठीक है, फिगर में देख सकते हैं कि ए नंबर पर सबसे पहले अंडे होते हैं, फिर शुरुआती तौर के आरंभी टैडपोल बनते हैं, बाद में विकसित टैडपोल बनता है, इसके बाद ये बड़े होकर एक तरीके से मेढक बनती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से काफ़ी अलग दिखाई देता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए, आपने एक सुंदर सलभ को कोकून से बाहर निकलते हुए देखा होगा। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाते हैं जो कि छलांग लगा सकते हैं और तैर भी सकते हैं। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोलों का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। ओके, कायांतरण अर्थात उनका जो रूप है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है, तो बिल्कुल भी होता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, अलैंगिक जनन के बारे में। तो अब तक हम जनन प्रक्रम का अध्ययन कर उन जंतुओं में पढ़ा है जिनके बारे में हम जानते हैं, अर्थात जैसे मनुष्य हो गया या फिर मेढक हो गया, मछली हो गया या फिर कुत्ते बिल्ली हो गए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप जानते हैं कि उनके प्रजनन करने के ढंग का क्या ढंग होता है? चलिए इसके बारे में देखते हैं आगे। एक्सरसाइज 9.3 देखते हैं। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन करिए। जनक के शरीर में क्या कुछ उभरी हुई संरचनाएं आप देख सकते हैं। इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात करिए तथा इनका साइज भी आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये भी कंपेयर करिए कि जो फिगर में आप देख रहे हैं ये उनसे कितना भिन्न है या फिर कितना सिमिलर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं आपको। ठीक है, यह उभार विकसित होकर नए जीव बनते हैं जिसे मुकुल अर्थात बर्ड्स कहते हैं।
याद करिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देता है। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाला उद्वर्ध से नए जीव का विकास होता है। ठीक है, अब इसमें बर्ड्स देख सकते हैं जो बाहर तंत्रिकाओं की जैसे निकल रहा है। ठीक है, इस प्रकार के जनन का जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव का जन्म देता है, इसे अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन अर्थात बर्डिंग कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई दे सकती है। आइए देखते हैं कैसे। हम अमीबा की संरचना के विषय में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें याद है कि अमीबा एक सिंगल सेल होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, इसके केंद्रक में 2 भागों में विभाजन से जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो जो अमीबा में दूसरा जीव बनता है, ये इसके केंद्र में विभाजन के कारण की वजह से बनता है। ठीक है, एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति अर्थात 2 नए जीवों की उत्पत्ति करता है, इसे द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि द्विखंडन को बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। चलिए देखिए, मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों की उत्पत्ति हो पाती है। ठीक है, चलिए हम अब डॉली की कहानी पढ़ते हैं कि कैसे इसे क्लोन किया गया। शुरू करते हैं। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। तो क्लोनिंग का अर्थ ये होता है कि किसी जीवित जीव से उसकी कोशिकाओं को लेकर कृत्रिम तरीके से लेबोरेटरी में कृत्रिम तरीके से एक नए जीव की उत्पत्ति करना क्लोनिंग कहलाता है, अर्थात जीवित जीव की उत्पत्ति करना क्लोनिंग कहलाता है। तो किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयॉन विल्मट तथा उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया था। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। तो डॉली का जन्म 5 जुलाई सन 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। चलिए आगे देखते हैं। डॉली की क्लोनिंग प्रोसेस में फिन डॉसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। उसके बाद फिन डॉसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव में रोपित किया गया। ठीक है, अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन अर्थात वृद्धि सामान्य रूप से हुई। अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटफिश ब्लैकफिश ईव ने डॉली को जन्म दिया, परंतु डॉली फिन डॉसेट भेड़ के समरूप थी। ठीक है, जो ए फिगर में देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। क्योंकि ऐसा किया गया कि जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अंततः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण नहीं था। डॉली का फिन डॉसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी। ठीक है, तो जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा संततियों का जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी सन 2003 में डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ जन्म के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करता है, इसे लैंगिक तथा अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जिससे बाइसेक्सुअल अर्थात इसमें 2 एक ही वर्ग के 2 जीव होते हैं। ठीक है, अलग अलग जेंडर के होते हैं, अपोजिट जेंडर के होते हैं। और अलैंगिक जनन जिसमें सिंगल सेल के केंद्रक डिवाइड होकर नए जीव की उत्पत्ति करते हैं या फिर कोई दूसरी विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग होते हैं। नर के जनन अंग हैं जैसे वृषण, शुक्राणुनली एवं शिश्न। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या अंड कोशिका कहती हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज बनाता है।
मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्यों में होता है। यह मनुष्य अथवा अन्य जंतु जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मनुष्य, मेढक, मछली, स्टारफिश जैसे इत्यादि में होता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं जिससे भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहाँ उसकी वृद्धि तथा उसका परिवर्धन अर्थात विकास होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसमें शरीर के सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य होते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडों को जन्म देते हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। ठीक है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर एक नए संतति की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है।